दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे टेट, सीटीईटी, इसके अलावा यूजीसी नेट तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का भाग 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण में शामिल होता है क्या? केवल जैविक घटक, केवल अजैविक घटक, जैविक एवं अजैविक घटक दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के जैविक घटक में क्या शामिल होते हैं? देखिए, मनुष्य समेत जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं उनमें मनुष्य समेत सभी जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव यानी उपर्युक्त सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के अजैविक घटक में क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन है आपके जल, स्थल, वायु या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरण के अजैविक घटक में जल, स्थल, वायु और उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु, हरे पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सभी पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल हैं, जबकि जल, स्थल, वायु ये सभी पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं पर्यावरण के? इसमें तो एक भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, एक हो जाएगा भौतिक पर्यावरण, दूसरा हो जाएगा आपका जैविक पर्यावरण और तीसरा मनोसामाजिक पर्यावरण। तो मनोसामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण दोस्तों, ये तीसरा प्रकार हो जाएगा। तो भौतिक, जैविक और मनोसामाजिक 3 प्रकार के पर्यावरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है पर्यावरण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये पर्यावरण के 3 जो हैं मुख्य संघटक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। नाइट्रोजन 78% सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर अक्रिय गैस है आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 2%, 3%, 1% या 4%? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 4% होती है। अगला प्रश्न है, वह अक्रिय गैस कौन है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हीलियम, रेडान, नियान या ओजोन। तो सही उत्तर है रेडान। दोस्तों रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए वायुमंडल को कितने संस्तरों या परतों में बांटा जाता है? ऑप्शन है आपके 5, 4, 3 या 6। तो सही उत्तर है 5 परतों में बांटा जाता है वायुमंडल को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ऊंचाई के अनुसार विभिन्न संस्तरों या परतों का क्रम क्या है? तो देखिए सही क्रम हो जाएगा आपका, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और लास्ट में एक बहिर्मंडल होता है यानी एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये पृथ्वी से ऊंचाई के अनुसार विभिन्न संस्तरों का क्रम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती हैं?
तो इसमें आप जानते भी हैं कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां ये वायुमंडल के निचली परत यानी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी होती है? तो ये है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसत कितनी कमी आती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है जब हम क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, या औसत 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समताप मंडल का विस्तार कहाँ तक है? तो सही उत्तर है 20 से 50 किलोमीटर तक ये जो वायुमंडल की परत है इसमें समताप मंडल पाई जाती है, जहाँ पर ओजोन गैस जो कि पृथ्वी के लिए सर्वाधिक लाभदायक गैस है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के किस परत में तापमान लगभग स्थिर रहता है? तो ये है समताप मंडल। यहाँ पर इसका नाम भी समताप है और इस मंडल में दोस्तों ये तापमान लगभग स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ओजोन परत जो है ये हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी परत विमान उड़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो ये है समताप मंडल, ये विमान उड़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मंडल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के किस परत में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है? तो ये मंडल हमारा आयनोस्फीयर या आयन मंडल होता है, जहाँ पर विद्युत आवेशित कणों या आयनों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में विभिन्न आवृत्तियों की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? तो ये हमारा आयन मंडल है और यहाँ पर विभिन्न आवृत्तियों की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस मंडल को डी, ई, एफ और जी परतों में बांटा गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल को डी, ई, एफ और जी परतों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल में ध्रुवीय प्रकाश उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के रूप में मिलता है? तो ये हमारा आयन मंडल है, जहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश है। आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश को जो है वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के कितने संघटक यानी कंपोनेंट्स हैं? 3, 2, 4 या 5? तो सही उत्तर है 3 कंपोनेंट्स हैं पर्यावरण के। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि पर्यावरण के 3 संघटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक संघटक, ऊर्जा संघटक और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये पर्यावरण के 3 संघटक हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के ऊर्जा संघटक में क्या शामिल हैं? सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ए और बी दोनों, और न तो ए न बी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यानी सौरविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये पर्यावरण के ऊर्जा संघटक में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मानव को पर्यावरण के अनियंत्रित विदोहन से संबंधित किया जाता है? ऑप्शन है आदि मानव, सभ्य मानव, प्रौद्योगिकी मानव या आर्थिक मानव। तो सही उत्तर है आर्थिक मानव। दोस्तों जो आर्थिक मानव है ये पर्यावरण के अनियंत्रित विदोहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेघ विजन या क्लाउड सीडिंग क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मेघ विजन एक कृत्रिम ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक तत्वों का छिड़काव करके कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव और पर्यावरण संबंधी नियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो सही उत्तर है हमबोल्ट और रिटर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। मानव एवं पर्यावरण संबंधी नियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक हमबोल्ट और रिटर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव और पर्यावरण संबंधी संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं विडाल डी लाब्लास, बूंज और डिमांजिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव और पर्यावरण संबंधी नवनियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? ये ग्रिफिथ, टेलर और OH स्पेट हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति के संदर्भ में स्टॉप एंड गो यानी रुको और जाओ की नीति किससे संबंधित है? तो नवनियतिवादी अवधारणा से। दोस्तों, नवनियतिवादी अवधारणा से रुको और जाओ की नीति संबंधित है। अगला प्रश्न है, सतत विकास या धारणीय विकास, जिसको हिंदी में संपोषणी विकास भी कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये धारणीय विकास का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार IUCN के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, IUCN द्वारा सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, IUCN ने अपनी किस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था? तो ये है दोस्तों विश्व संरक्षण रणनीति। विश्व संरक्षण रणनीति यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ये 1980 में प्रभावी हुई थी। IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति में सबसे पहले सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी किस रिपोर्ट में सतत विकास शब्दों की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की थी? तो ये था दोस्तों हमारा सम्मिलित भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर। दोस्तों, ब्रूटलैंड कमीशन द्वारा जारी की गई थी ये रिपोर्ट, जो कि हमारा साझा भविष्य शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो सही उत्तर है ब्रूटलैंड। और आपको बताना है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रूटलैंड, जिन्होंने सतत विकास या धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास मानव और पर्यावरण संबंधी किस अवधारणा से संबंधित है? तो ये नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है सतत विकास। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38। दोस्तों, प्रश्न संख्या 38 है आपका, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांत है? सतत विकास का पथ प्रदर्शक सिद्धांत क्या है? पर्यावरण मित्रवत प्रौद्योगिकी, संसाधन संरक्षण, प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा सतत विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांत उपर्युक्त सभी हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांत कौन से हैं? देखिए, परियोजना मूल्यांकन, ये तो है ही है। उत्पादन का विकेंद्रीकरण, ये भी है। पारिस्थितिकी साक्षरता और उपयुक्त सभी। तो इसमें भी दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सतत विकास के लिए प्रयासों में क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? वनारोपण और सामाजिक वानिकी सही है। कृषि जलवायु प्रादेशिकरण सही है। वाटर शेड प्रबंधन, ये भी सही है। और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दी हुई समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह संभावित मात्रा जो देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जा सकती है, वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसको ग्रीन GNP यानी हरित जो है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ग्रीन GNP एक दी हुई समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह संभावित मात्रा है जो देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1995 में ग्रीन GNP के अंतर्गत 192 देशों की सूची जारी की गई। उसमें प्रथम और अंतिम स्थान पर कौन सा देश था? तो सही उत्तर है प्रथम स्थान पर इसमें ऑस्ट्रेलिया और अंतिम स्थान पर इथोपिया था।
अगला प्रश्न है 1995 में जारी ग्रीन जीएनपी की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसमें 1995 की ग्रीन जीएनपी लिस्ट में 173वां स्थान था भारत का, लेकिन वर्तमान आंकड़े जो हमें 2020 और 2021 से रिलेटेड हैं वो देखने हैं। तो दोस्तों इसमें आप हमको सर्च करके बताइएगा कि जो 2020 में ग्रीन जीएनपी की रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है पर्यावरण पर आर्थिक विकास के प्रभाव क्या हैं। देखिए, ओजोन परत का नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, तो उपर्युक्त सभी। दोस्तों ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक विकास का जो है पर्यावरण पर हमेशा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और संसाधनों का अतिशय दोहन या अंधाधुंध दोहन से ओजोन परत के क्षरण, प्राकृतिक आवासों का परिवर्तन या विनाश और जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पर्यावरण पर आर्थिक विकास के प्रभाव कौन कौन से हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश सही है, भूमंडलीय तापन ये भी सही है और जलवायु परिवर्तन ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है, गलत कथन बताना है। देखिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये तो आपका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद क्रमशः ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं, ये भी सही है। और वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है, ये भी सही है। डी है कि हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि हीलियम जो है अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में भी पाई जाती है। तो दोस्तों एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, तो गलत कथन अभी हम सर्च करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कथन हैं उनको देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, सही है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, सही है। इसके अलावा देखिए, ओजोन परत मध्यमंडल में पाई जाती है, ये सही नहीं है, क्योंकि ओजोन परत आप जानते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। और डी ऑप्शन है वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं, तो ये सही है। तो इसमें दोस्तों असत्य कथन आपसे पूछा था कौन है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। मेघ बीजन एक कृत्रिम ऋतु वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वर्षण को प्रेरित करना होता है, सही है। और दूसरा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के कुछ यौगिकों का अति शीतलित बूंदों का घनीभवन करना शामिल होता है। तो दोस्तों इसमें जो क्लाउड सीडिंग है, ए और बी यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मानव और पर्यावरण संबंधी नियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक हम्बोल्ट और रीटर थे, सही है। संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक OH स्पेट थे, ये गलत है, क्योंकि संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक विडाल डी ला ब्लास हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल एक कथन सही हो जाएगा, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक सही है। तो मानव और पर्यावरण संबंधी नियतिवादी अवधारणा हम्बोल्ट और रीटर द्वारा प्रतिपादित की गई है और संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक OH स्पेट नहीं बल्कि विडाल डी लाब्लास हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नवनियतिवादी अवधारणा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर और OH स्पेट थे, सही है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं नवनियतिवादी अवधारणा के संबंध में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। तो इसका मतलब इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। देखिए, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, ये सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, सही है। इसके अलावा पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं।
तो ये आपका गलत है, क्योंकि पर्यावरण भौतिक और जैविक संसाधनों दोनों का भंडार होता है। और ऑप्शन डी है, पर्यावरण व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी संकल्पना गलत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका गलत संकल्पना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का प्रैक्टिस सेट, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी खंड और शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, सीटीएटी और यूजीसी नेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पर्यावरण अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट को आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।